अब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी मेथड जो बहुत देर से बोलते आ रहे हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। ये खुद भी एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है डिटर्मिनेंट की, इसको थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा बात को। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पीछे डिटर्मिनेंट की पढ़े थे, इस प्रॉपर्टी को बचा करके रखे हुए थे ताकि अब यहाँ पे इसको डिस्कस किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी में पहले ये समझो, फिर उसको हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं बी इंक्रीज्ड और डिमिनिज्ड, उनको बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए बाय एनी इक्वी मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर रोज और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। कहानी का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में देखो बहुत बार हम कह चुके हैं कि कहानियों से कोई मतलब नहीं होता। प्रॉपर्टी अगर आपको एक बार समझ में आ गई, थ्योरम अगर आपको एक बार समझ में आ गया, किस तरीके से समझ में आया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ में आने से है। तो अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो आपसे क्वेश्चन लगना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में थ्योरम या डिफिनीशन या कहानियों का मतलब सिर्फ तभी तक है जब तक आप क्वेश्चन करना शुरू नहीं कर देते। एक बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन में चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी कहानियाँ लिखी हुई हैं ये यूजलेस हैं आपके लिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो भी ये यूजलेस ही है, किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथ में थ्योरम का कोई मतलब नहीं है। खूब थियरी आती है, मैथ में क्वेश्चन नहीं लगता है, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मेन फोकस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे करना है। तो ये कह रहा है, इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लो अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट ले लिया ABC, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई और जेड, ठीक। कह रहा है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को ठीक है, बढ़ा दें या घटा दें। कैसे बढ़ा दें घटा दें? तो किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल से जोड़ दें या घटा दें। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मान लो हमने यहाँ बोला कि R1 को तुम क्या लिख लो, R1 को तुम लिख लो R1 प्लस MR2 प्लस NR3। मान लो हमने कहा कि तुम एक काम करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का जो पहला वाला रो है उस पहले वाले रो को क्या करो, सेकंड वाले रो में m का मल्टीप्लाई करके जोड़ लो और थर्ड वाले रो में n का मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, यानी इक्वी मल्टीपल। इक्वी मल्टीपल मतलब सेकंड वाले के हर एलिमेंट में m से मल्टीप्लाई, थर्ड में सबसे n से, ये इक्वी मल्टीपल का मतलब हुआ। यानी जिस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके हर एलिमेंट को एक ही से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि अल्फा को 1 से कर दिया, 2 से कर दिया, बीटा को 3 से और गामा को 4 से, ऐसा नहीं करना है। रो की बात हो रही है, पूरे रो को m से मल्टीप्लाई और पूरे रो 3 को n से मल्टीप्लाई करना है और सबको आपस में ऐड करके R1 के प्लेस पे लिख दो। R1 टेंड्स टू का ये मतलब हुआ कि R1 के प्लेस पे ये लिख दो। तो तुम अगर R1 के प्लेस पे ये लिख देते हो ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट है तुम्हारा, ये डिटर्मिनेंट वही रिजल्ट देगा जो ये देगा, दोनों सेम रहेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, A प्लस एम एल्फा प्लस एन एक्स, ठीक, बी प्लस एम बीटा प्लस एन वाई, सी प्लस एम गामा प्लस एन जेड, और बाकी दोनों रो कोई बात नहीं कहा, दोनों रो में कुछ R2 में बोला कि R2 को चेंज करो या R3 को, तो R2 वैसे ही रह जाएगा अल्फा बीटा गामा, और R3 भी वैसे ही रह जाएगा एक्स वाई जेड। अब अगर कोई बच्चा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता है तो वही रिजल्ट आएगा जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर आना था, ठीक है। यही बोला गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को अगर हम बढ़ा दें या घटा दें, मतलब यहाँ प्लस के जगह माइनस भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बीच में जो प्लस है ना इसके जगह माइनस भी कर लेते प्लस के प्लेस पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज कर दो या डिमिनिश्ड कर दो, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे? इक्वी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के इक्वी मल्टीपल। इक्वी मल्टीपल मतलब जैसे R2, इक्वी मल्टीपल का यहाँ पे क्या मतलब है इस सेंटेंस का, कि R2 अगर लिया तो R2 के जितने भी एलिमेंट हैं सबको m से ही मल्टीप्लाई करना है, R3 के सबको n से ही। m और n यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल या वेयर, यहाँ लिख देते हैं वेयर m n क्या है,
कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 1/3 1/4 कुछ भी उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देने पर या घटा देने पर हमारे डिटर्मिनेंट के सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। उसके बाद एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तुमने देखा कि यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तुम लोगों ने क्या देखा, R1 चेंज हो गया, R1 क्या हो गया, चेंज हो गया। R1 पहले ABC था और R1 अब कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, प्रॉपर्टी समझो या जो भी समझो, इन वन स्टेप, ठीक है, ऑपरेट मैक्सिमम n-1 रो और कॉलम एट अ टाइम इफ n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3x3 का है, यानी इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर 3 है तो तुम एक स्टेप में मैक्सिमम 3-1 यानी 2 रो या 2 कॉलम को ही ऑपरेट कर सकते हो। को ऑपरेट करने का मतलब, जैसे यहाँ तुम तो बोलोगे कि सर तीनों ऑपरेट किया, तीनों नहीं ऑपरेट किया, तीनों का यूज किया ऑपरेशन में। ऑपरेट तो केवल R1 हुआ है, चेंज तो केवल R1 पे आया है, ठीक है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि आप एक बार में एक स्टेप में मैक्सिमम 2 रो या 2 कॉलम को ही बदल सकते हैं। यानी आप अगर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाने पर कम से कम एक रो या कम से कम एक कॉलम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आया हुआ है। अगर आपको मान लो चेंज करना भी है तो उसको अगले स्टेप में करो, एक ही स्टेप में बैठ करके सारा ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर देना है। एक स्टेप में मैक्सिमम हम, अगर थर्ड ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट है तो एक बार में हम मैक्सिमम 2 रो या 2 कॉलम में ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। यूज हम तीनों का कर सकते हैं ऑपरेशन में, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 तीनों एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट चेंज, जैसे यहाँ तीनों का इस्तेमाल किया है हमने, लेकिन वो तीनों का इस्तेमाल किस में किया है, R1 को चेंज करने में किया है, ठीक है। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, इस स्टेप से इस स्टेप में, अगर ये स्टेप फर्स्ट है, ये हमारा स्टेप सेकंड है, तो स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड में जो हम गए हैं तो इस स्टेप से इस स्टेप में जाने पर हमारा जो यहाँ रो में चेंज आया वो केवल एक रो में चेंज आया, बाकी 2 रो हमारे सेम है। हम चाहते तो 2 रो में भी चेंज कर सकते थे लेकिन तीनों रो में चेंज नहीं कर सकते थे। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कि एक डिटर्मिनेंट लिख लिया हमने ABC अल्फ़ा बीटा गामा और XYZ, वही वाला एग्जांपल ले लिया, ये एक स्टेप हो गया। हम यहाँ पे अगला स्टेप लिखने जा रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ मान लो हमने लिखा कि R1 के जगह R1 प्लस R2 कर दिया और R2 के जगह R2 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। ये 2 काम एक साथ कर सकते हैं। तो R1 के जगह क्या लिखना है, R1 R2 जोड़कर, तो A प्लस अल्फ़ा B प्लस बीटा C प्लस गामा। R2 के जगह R2 R3 जोड़ के लिखना है, अल्फ़ा प्लस X बीटा प्लस Y गामा प्लस Z, ठीक। R3 में कोई चेंज नहीं है तो R3 यही रह गया XYZ। ये सही है, ये स्टेप था, ये स्टेप था। देखो इस स्टेप से इस स्टेप में गए तो क्या हुआ, 2 रो के अंदर आप देख रहे हो कि चेंज दिखाई दे रहा है और तीसरा रो एज इट इज है। जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना वही रिजल्ट इस डिटर्मिनेंट का भी आएगा। अभी हमने बताया कि किसी को भी किसी के साथ ऑपरेट कर देने से वहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है कोई इफेक्ट डिटर्मिनेंट के वैल्यू में नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहती है। हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी में आपको समझाया है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने की जो इम्पोर्टेंट है कि एक ही बार में तीनों रो या तीनों कॉलम को नहीं चेंज करके रख दिया जाता। इसको भी अगर चेंज करना है तो अब इस स्टेप में, आगे वाले स्टेप में बैठ करके इसको हम चेंज करते चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नोटेशंस हैं जिनको ध्यान में रखेंगे। कुछ नोटेशंस यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो RI लिख दिया, यहाँ RJ लिख दिया और ये साइन लगा दिया। इसका मतलब पहले भी हम लोग देख चुके हैं,
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग जब इन्वर्स निकाल रहे थे तो इस तरीके का नोटेशंस चेक यूज़ किए थे रो चेंज करने का। इसका मतलब क्या होता है, ith रो एंड jth रो इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। अगर सी आई सी जे का यूज़ कर दिया हमने, ये सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं सी कॉलम के लिए और आर रो के लिए होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ith कॉलम इंटरचेंज हो गया बाई jth कॉलम से, ठीक है। ith के जगह कॉलम के जगह jth कॉलम के जगह ith कॉलम। 1 2 आपको मैक्सिमम 3x3 का मिलेगा, तो आई और जे के चक्कर मत पड़िए, 1 2 2 1 3 1 ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लो कहीं लिख दिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 माइनस R3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रिप्लेस R1 बाई R1 जो रो है, पहला वाला जो रो है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, बाई R1 प्लस R2 माइनस R3। मतलब R1 के जगह क्या लिख देंगे, R1 R2 जोड़ के R3 को माइनस करके लिख देंगे। जैसे यहीं पर अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता, इस प्रॉपर्टी का मतलब होता कि R1 के प्लेस पे R1 R2 जोड़ के R3 माइनस करके, मतलब A प्लस एल्फ़ा माइनस एक्स, B प्लस बीटा माइनस वाई, C प्लस गामा माइनस जेड, और बाकी दोनों ऐसे ही रह जाते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में अगर बात करता, मान लो हम बोल देता कि C1 के जगह या C2 के जगह कर देना है C2 प्लस C3 माइनस C1, ये कर देना है। तो इसका क्या मतलब होता, इसी एग्जाम्पल में इसको भी देख लेते हैं कि इसका मतलब होता है कि सेकंड वाले कॉलम के प्लेस पर सेकंड वाले कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कॉलम चेंज करना, पहला और दूसरा कॉलम चेंज नहीं होगा क्योंकि केवल सेकंड की बात कर रहा है। तो सेकंड कॉलम चेंज होगा तो पहला कॉलम ऐसे ही लिख दो, तीसरा ऐसे ही लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अल्फ़ा एक्स, पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा, सी गामा जेड ये ऐसे ही रहेगा। सेकंड कॉलम की जगह क्या लिखना है, सेकंड और थर्ड कॉलम को जोड़ के पहला माइनस कर देना है। तो जो सेकंड कॉलम था हमारा, ये सेकंड और थर्ड कॉलम जोड़ दो, सेकंड और थर्ड कॉलम जोड़ दो और तीसरे को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ एलिमेंट हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, ठीक। अब यहाँ एलिमेंट क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जोड़ के फर्स्ट को घटा देना है, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बोल दो, यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखो, क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का डायरेक्ट जो मेथड हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत यूज़ किए, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, कई जगह यूज़ किए। तो वो डिटर्मिनेंट जनरली थोड़ा बहुत हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व करते आते हैं। बोर्ड एग्जाम में हमारे पास 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का बाई प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। या जेई में भी जो क्वेश्चन आते हैं, तो जेई में तो कोई मेथड नहीं है कि किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, बट प्रॉपर्टी मेथड होती है आसान है, उससे किसी भी बड़े लेंदी क्वेश्चन को छोटे में सॉल्व किया जा सकता है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब करते क्या हैं, तो इसको करने का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, ठीक है। इसको करने के लिए सोचना क्या होता है वो हम आपको बता देंगे, सोचना कैसे होता है ये हम आपको नहीं बता सकते और कोई भी आपको नहीं बता सकता। डिटर्मिनेंट आप तभी सॉल्व कर सकते हो एग्जामिनेशन में जब आप ढंग की प्रैक्टिस किए रहोगे। प्रॉपर्टी मेथड से अगर सॉल्व करना है, तो जनरल मेथड से सॉल्व करना है तो बैठ के सॉल्व करते रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं कि जनरल मेथड से आप सॉल्व करते रह जाओगे, लेकिन फैक्टराइज होकर के जो रिजल्ट लाना है वो बन ही नहीं पाएगा, लंबे लंबे अगर डिटर्मिनेंट्स आ गए तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और इसका एक ही उपाय है मात्र कि आप प्रैक्टिस मोर जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप करोगे, आपके पास डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रॉपर्टी मेथड से करो। एक से एक बेहतर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, उतनी प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आपका
बोर्ड का भी क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर वाला जो आता है, और साथ ही साथ आपके जेई में भी उस तरीके से सोचने की एक हैबिट बन जाएगी। करना कुछ नहीं है, एक मतलब फ्लो मिल जाएगा, एक सोचने का तरीका मिल जाएगा कि हम क्या सोचें। हम यहाँ पे आपको सोचने का एक डायरेक्शन जरूर बता देंगे कि आखिर सोचे क्या। ठीक है, अब सर का बाल उखाड़ करके हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा सोच क्या रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में सोचना है वो हम आपको यहाँ पे हिंट दे देते हैं। ठीक है, और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके और उसको आगे करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ जरूर करा देंगे, 2 4 5 जितने भी हो सकते हैं, उसी के आधार पर आप क्वेश्चंस करते रहिएगा। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं। कभी भी इफ we have to solve determinant, then क्या करते हैं, try to convert maximum number of elements of any row or column as 0। इसी डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, यही रास्ता है, यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है, आपको करना क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करनी है। किसका एलिमेंट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का। पहले रो का मैक्सिमम आप जितना 0 बना सकते हो बनाओ। अरे सारा एलिमेंट 0 बना लोगे तब तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट ही 0 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, सारा एलिमेंट 0, तो हमने प्रॉपर्टी में भी लिखवाया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऐसे ही 0 हो जाता है। तो हर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 तो आने से रहा, तो सब तो 0 बनेगा नहीं, ये तो मान लो। ठीक है, मैक्सिमम मान लो 3x3 का है, एक रो में 3 एलिमेंट है, मान लो पहले रो में 3 एलिमेंट है, पहले रो में 3 एलिमेंट है, तो आप मैक्सिमम 2 को 0 बनाने की कोशिश तो कर सकते हो। अब ये 2 को या 3 को या 1 को 0 बनाते कैसे हैं, तो इसी को 0 बनाने के लिए ही अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन कर रहे थे कि किसी भी रो में किसी भी रो को जोड़ करके घटाया जा सकता है, किसी मल्टीपल से ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इंक्रीज या डिमिनिश्ड किया जा सकता है, रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग रो कॉलम के आपस में ऑपरेट कर सकते हैं, उसी ऑपरेशन की मदद से हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। उसके अलावा एक चीज़ और है, एक और भी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, और या इनिशियल स्टेज में आप ये भी काम कर सकते हो, ट्राई टू मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आइडेंटिकल। इस रास्ते पे भी सोच सकते हो। डायरेक्ट अगर 0 नहीं बन रहा है तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम बना लें, सबको 1 1 1 बना लें, या सबको ए बना लें, या सबको अल्फा 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 बना लें, उससे भी फायदा होगा। उससे भी हम लोग वही काम करेंगे, 0 ही। सारा एलिमेंट जब सेम हो जाता है तो 0 बनाना आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो और उस चीज़ से इसको समझने की कोशिश करो, और 2 4 जो एग्जाम्पल बता रहे हैं आप ध्यान से देखो कि हम एग्जाम्पल में कैसे सोच रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसी के आधार पे आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करो, और जो टफ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में उसका हम एक और वीडियो आपको बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे ये डिटर्मिनेंट मान लो हमको सॉल्व करना है, ये एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। इस एग्जाम्पल में देखो जरा, ये सारा एलिमेंट 1 1 1 है। हमने यहाँ क्या लिखा, ट्राई टू मेक ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आइडेंटिकल। हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए। देखो यहाँ सब 1 1 1 है, आइडेंटिकल है। अब इस आइडेंटिकल से फ़ायदा क्या होता है, इस आइडेंटिकल से हमको 0 बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। हमारा प्रयास मेन यही रहेगा, हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम मैक्सिमम 0 बनाएं। लेकिन अगर मान लो कोई रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है ना, तो 0 बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मान लो हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये तो रो है R1 R2 R3, अगर हम R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 कर दें, क्या होगा, ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1, और R3 के प्लेस पर भी R3 माइनस R1 कर दें।
यहाँ R3 माइनस R2 भी कर सकते हो। क्या फ़ायदा होगा, हमने अभी बताया कि इस तरह के ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वही ऑपरेशन लगाने के बाद भी रिजल्ट आएगा। और हमने यहाँ 2 रो में ही चेंज किया है, पहला रो सेम है, पहले रो में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो पहला रो 1A और BC ही रह गया, पहले रो में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा रो क्या हो गया, तो दूसरे वाले रो में देखो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस मतलब 1 में से 1 माइनस तो 0, बी में से ए माइनस तो बी माइनस ए सी में से बी सी माइनस तो सी कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक, अब इस थर्ड वाले में से भी फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, यहाँ लिखा है थर्ड में से फर्स्ट माइनस, तो 1 में से 1 माइनस तो 0 हो जाएगा, सी में से ए माइनस तो सी माइनस ए हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस तो बी कॉमन हो जाएगा और ए माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। आप यहाँ R3 माइनस R2 भी कर सकते थे, क्योंकि R3 माइनस R2 भी अगर करते तो R3 माइनस R2 में 1 माइनस 1 भी 0 ही हो जाता। तो अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो गए, 2 एलिमेंट 0 हो गए। अब हमको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को अगर सीधे सीधे सॉल्व करना चाहें तो हमने तुमसे कहा था कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने डिफिनीशन डिटर्मिनेंट की क्या बताई थी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जरूरी नहीं हम, हालांकि मेरी आदत क्या है कि हम फर्स्ट वाले रो के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने की, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले में ही एक्सटेंड करोगे तो रिजल्ट आएगा, तुम इसके फॉर्म में भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 लेते हैं तो ये लेते हैं, ये लेते हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ते हैं, ये लेते हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ते हैं, तो हम फर्स्ट रो के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट का वीडियो है उसमें जाके देखो, हमने बताया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी रो या किसी भी कॉलम के फॉर्म में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने ऊपर आपको बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 0 बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 हो गया, तो हम यहाँ मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1 के साथ क्या होगा, रो कॉलम छोड़ दो तो क्या अंदर मिलेगा, b माइनस ए मिलेगा, सी ए माइनस बी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, c माइनस ए, और यहाँ b a माइनस सी मिलेगा। अब इसके बाद क्या मिलेगा, तो हम इसके लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, इसके लिए, तो अब अगला एलिमेंट 0 आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस 0 के साथ कुछ भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 0 ही होगा, फिर प्लस, फिर 0 के साथ जो भी लिखेंगे वो भी 0, तो ये सारा एलिमेंट हमारा खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो 0 बना लेने से यही फ़ायदा होगा कि हमारा डिटर्मिनेंट बिल्कुल सिंपल वे में इस तरीके से एक ही फॉर्म में एक ही स्टेप में स्टैंड हो जाएगा। अब ये हमारा 1 तो मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका सिंपली जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले b लिख लिया और a माइनस सी कर लिया, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई, तो पहले c लिख लो, c माइनस ए और a माइनस बी। ठीक, अब देखो यहाँ b माइनस ए है, यहाँ c माइनस ए है। ठीक, तो हम इस c माइनस ए को a माइनस सी बनाएंगे तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इस a माइनस बी को b माइनस ए बनाएंगे तो एक और माइनस आएगा, तो फिर इस प्लस को माइनस बना देगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए माइनस सी माइनस सी ए माइनस सी b माइनस ए, दोनों का माइनस कॉमन लेके आपस में प्लस कर लिया। ठीक, अब देखो ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा, b माइनस ए माइनस सी, तो यहाँ से कॉमन ले लिया b माइनस ए और a माइनस सी, अंदर बचा क्या, यहाँ b अकेले बचा और यहाँ c अकेले बचा, तो यहाँ क्या बच गया, b माइनस सी, यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब तुम खुद सोचो कि इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करते तो इतनी जल्दी ये रिजल्ट आया होता, नहीं, इतनी जल्दी नहीं आता, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती, कम से कम 3 स्टेप में इसको ब्रेक करना पड़ता, 3 टर्म में ये डिटर्मिनेंट को तोड़ना पड़ता है, यहाँ सब में एक्सटेंड करना पड़ता, काफ़ी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सेट करना पड़ता, कैलकुलेशन करके, यहाँ सीधे रिजल्ट आ गया इसी मेथड से। और नहीं भी अगर मान लो कि ये टफ भी है और डायरेक्ट आसान भी है तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी लगाने में ज़्यादा लोचा है, डायरेक्ट हम जल्दी कर ले रहे हैं, तो वहाँ आप जेईई एडवांस या मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट
बोर्ड एग्जाम में आपको मजबूरी है कि आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी स्टार्टिंग में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, उसी ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया हमने क्या बोला था, या तो मैक्सिमम एलिमेंट जीरो बनाने का प्रयास करो या कोशिश करो कि आइडेंटिकल बन जाए। यहाँ देखो एक बड़ा अच्छा चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिख रहा है, इसमें से ए कॉमन हो सकता है, इसमें से बी कॉमन हो सकता है, इसमें से सी कॉमन हो सकता है। या तो मैक्सिमम एलिमेंट जीरो बनाने का प्रयास करेंगे या किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर इसमें से ए, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन ले लोगे तो बाहर ए बी सी आ गया। यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो यहाँ वन बचा, ए स्क्वायर बचा, यहाँ वन बचा, बी स्क्वायर बचा, यहाँ वन बचा, सी स्क्वायर बचा। देखो अब इसके फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल हो जाने से क्या फ़ायदा हुआ, अब वन 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 हो गया तो आइडेंटिकल में से माइनस करने पे फटाक से जीरो बन जाएगा। इस बार हम देखो रो से रो को माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉलम माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं, क्या हम यहाँ पे C2 के जगह C2 माइनस C1 लिख दें और C3 के जगह C3 माइनस C1 लिख दें, दो कॉलम चेंज कर लें, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। पहला वाले कॉलम में चेंज नहीं करना है, C2 और C3 करना है, तो पहला ऐसे ही लिख दो 1a और a स्क्वायर। सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट कॉलम को माइनस, तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, इसमें से ये माइनस। कॉलम माइनस का मतलब इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस। तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, b में से a माइनस करोगे तो b माइनस a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर थर्ड में से फर्स्ट को माइनस, इसमें से इसको तो फिर 0, इसमें से इसको किया तो c माइनस a, इसमें से इसको किया तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए केवल इसको एक्सटेंड कर दो, मैक्सिमम एलिमेंट तो जीरो हो गए, अब बिल्कुल आसान हो गया। अब एक्सटेंड करने का मतलब 1 इंटू किया और इसका रो कॉलम छोड़ा, ये बच गया हमारा, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे b माइनस a, c माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, बाकी तो जीरो होगा क्योंकि एलिमेंट जीरो है। बात समझ में आ रही होगी अब धीरे धीरे। तो अब यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट कैसे होगा, इसमें इसका माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई, जैसे 2 क्रॉस 2 का करते थे, तो 2 क्रॉस 2 वाले के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आसान होता है, इसमें इसको, तो क्या हो जाएगा b माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c माइनस a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं b माइनस a, c माइनस a, c प्लस a माइनस c माइनस a, b माइनस a, b प्लस a। अब कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, देखो b माइनस a दोनों जगह है, c माइनस a दोनों जगह है, कॉमन ले लो तो b माइनस a कॉमन हो गया, c माइनस a कॉमन हो गया, बचा क्या अंदर बचा c प्लस a माइनस b प्लस a। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस अंदर चला जाएगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b। ठीक है, इसको चाहो तो तुम यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा तुम्हारा b माइनस c, दोनों माइनस आपस में प्लस हो गए और इसको ऐसे ही छोड़ दो c माइनस a, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से माइनस कॉमन लेते तो ये c माइनस, ये a माइनस c हो जाता तो बाहर माइनस लग जाता, वो तो जैसा आपका सोल्यूशन या प्रूफ करने का होगा उसके हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा। तो ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। ये एग्जाम्पल देखो, अभी छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं हम ताकि बात आपको समझ में आसानी से आ जाए। आपके एनसीईआरटी में ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा और भी इसमें हम क्वेश्चन बना करके वीडियो डालते रहेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आइडेंटिकल बनाना है, ठीक है, थोड़ा सोचो, देखो क्या कर सकते हो। जीरो बनाना है आइडेंटिकल, तो जीरो तो किसी को जोड़ने घटाने पर आपस में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अच्छी दिख रही है, क्या अगर हम यहाँ पे C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 लिखते हैं, जरा देखो C1 के प्लेस पर C1 और C2 इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों को भी जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। हमने क्या कहा था कि या तो मैक्सिमम जीरो बनाते हैं या तो आइडेंटिकल बनाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लगा देते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी प्लस ए,
सी प्लस ए प्लस बी, पहले वाले कॉलम की जगह पहला दूसरा कॉलम जोड़ के लिखना है, बाकी सेम रहेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो इस तीनों में से हम इस कॉलम में से क्या करेंगे, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, जो भी काम करेंगे लिखेंगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हम पहले वाले कॉलम के तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या यहाँ बाहर कॉमन आया, ए प्लस बी प्लस सी। एक कॉलम या एक रो में से हम कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता, मैट्रिक्स में कॉमन सब में से निकलता है और डिटर्मिनेंट में कॉमन एक रो या एक कॉलम से निकलता है। तो पूरे रो में या पूरे कॉलम में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 1 1 बच गया, ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप इसके बाद क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, इसके बाद आप लिख सकते हो C2 के जगह C2 माइनस C1, सॉरी R2 के जगह R2 माइनस R1 और R3 के जगह R3 माइनस R1। अब क्या होगा इससे, ये प्रॉपर्टी R1 में चेंज नहीं हुआ तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया, R1 में चेंज नहीं हुआ तो R1 को 1 रहने दो, b प्लस सी रहने दो, a स्क्वायर रहने दो। R2 में क्या हुआ, R2 में से R1 माइनस करना है, R2 में से R1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, R3 में से R1 तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b कट जाएगा, a माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको एक्सटेंड करने का तरीका आपको पता है कि केवल इसी के लिए करना है, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये दोनों जीरो हो गए, केवल इसी के लिए मिलेगा, तो यही वाला पोर्शन आपको रिजल्ट में मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी बाहर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाहर, और ये 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तो ये सिंपल हो गया, अब छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर डू योर सेल्फ, खुद से इसको ट्राई करिए, इसका रिजल्ट निकालिए, ठीक है।